नमस्कार दोस्तों, मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान के तहत जो संविधान का निर्माण हुआ उस संविधान सभा के बारे में चर्चा करूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर और शेयर करते हुए कमेंट अवश्य करें। संविधान सभा की संरचना क्या थी, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई और उसी योजना के अंतर्गत संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया और कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया, उसका प्रारूप तैयार किया गया। और इस संविधान सभा का गठन व्यस्क मताधिकार प्रणाली के बजाय प्रांतीय विधायकों के प्रतिनिधियों के आधार पर किया गया था। कहने का मतलब कि संविधान सभा में जो सदस्य निर्वाचित हुए थे या फिर मनोनीत हुए थे वो व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, यानी कि आम जनता के द्वारा वोट डाल के नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधायकों के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। 389 सदस्यों का प्रावधान था और इस 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। इसमें 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक, 4 मुख्य क्षेत्र से थे, संयुक्त क्षेत्र। 4 मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, जैसे सिंध, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर। इस तरह से 4 जो यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र थे वहां के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, यानी मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो इस प्रकार से ये 389 सदस्यों का प्रावधान था इस संविधान सभा में। प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी, यानी जितने भी सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के और संयुक्त प्रांत के, तो उसमें प्रतिनिधियों की जो संख्या है कितनी होनी चाहिए वह उस क्षेत्र में जो जनता रहते थे उस जनता या फिर जनसंख्या के प्रतिनिधि के आधार पर तय किया जाता था। कहा जाता है कि सामान्य रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। कुछ प्रमुख जातियों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। 3 वर्ग में संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होता था। एक साधारण वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख वर्ग। और सिख वर्ग जो था वो मात्र पंजाब से निर्वाचित होता है, यानी 3 मतदाता वर्ग थे। इस तीनों में 3 मतदाता वर्ग थे, या कह सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें एक सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख वर्ग। और सिख वर्ग केवल पंजाब के क्षेत्रों से था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की जहां तक बात की जाती है तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा की समझौता समिति तथा रियासतों की संयुक्त समिति के परस्पर विचार विमर्श के पश्चात चयनित किया जाता था, यानी मनोनीत किया जाता था। जो देशी रियासत के जो प्रमुख होता था, राजा होता था, वह समझौता करता था। जो संविधान सभा की समझौता समिति और रियासतों की संयुक्त समिति के परस्पर विचार विमर्श के पश्चात चयनित किया जाता था। जुलाई 1946 में प्रांतों के तरफ से, यानी प्रांतों से सदस्यों का निर्वाचन हुआ और इस
प्रांतों के निर्वाचन में 296 सदस्यों के निर्वाचन के लिए संविधान सभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। अन्य दल जो जनरल कह सकते या निर्दलीय कह सकते हैं, वो 15 स्थानों पर विजय प्राप्त किए। 15 स्थानों पर विजय प्राप्त किए। अदर 15 सदस्य चुन के आए थे। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण मात्र वो 73 सीट जीत पाया था। इस इतने 292 और 4 इस क्षेत्र को, यानी 296 सीटों का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जिसमें से मुस्लिम लीग मात्र 73 सीट जीता। तो और इस दौरान 1946 ईस्वी में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मुस्लिम लीग अपनी अलग राष्ट्र पाकिस्तान के मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। इसी बीच जब संविधान सभा के निर्वाचन में मुस्लिम लीग का स्थिति काफी कमजोर हुआ, तो मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता या उस प्रथम अधिवेशन का जो बैठक की अध्यक्षता किया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। तो उस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पूर्णतः पृथक संविधान सभा की मांग कर डाली। जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। तो देश आजाद होने के बाद विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो जब विभाजन हो गया, तो विभाजन के पश्चात सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम प्रांत ये पाकिस्तान में चला गया। तो कहने का आशय है कि देश के विभाजन के पश्चात सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी प्रांत संविधान सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए और प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या अब घटकर 229 हो गई थी। जो प्रांतों की प्रतिनिधि संख्या 292 हुआ करता था, अब वो घटकर 229 हो गई, यानी 67 यानी 67 सदस्य पाकिस्तान चले गए, जो सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम से सीमा प्रांत के सदस्य थे। अब मूल संविधान सभा में, यानी भारतीय संविधान सभा, जो भारत के लिए जो संविधान बन रहा था, उसके लिए जो संविधान सभा बचा था, उसमें सदस्यों की संख्या 229 रह गई। देशी रियासत भी चले गए कुछ पाकिस्तान में। तो जहां तक देशी रियासत की बात करते हैं, जो ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप से जो था प्रारंभ में, वो 93 था। अब इसकी संख्या घट गई। जो 93 जो सदस्य संख्या थे, उससे ये घटकर 83 हो गई, 83 हो गई। यानी 10 सदस्य जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर या चयनित होकर आते थे, वो भी पाकिस्तान चले गए और अब मात्र 83 सदस्य संविधान सभा में बचे थे। तो कहने का आशय यह हुआ कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी 93 से घटकर 83 हो गया। संविधान सभा का पुनर्गठन करते हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, यानी 6 संख्या बढ़ गए, 6 सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। लेकिन पूर्वी पंजाब के 4 मुस्लिम सदस्य ने संविधान सभा की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार हैदराबाद रियासत ने भी अपने 16 प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजा, कारण कि हैदराबाद भी वास्तविक रूप से भारत से अलग था। वो तो देश आजादी के बाद गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके कुशल नेतृत्व के कारण जो है हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करवाया गया। इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा गया है, आयरन मैन कहा गया है। तो हैदराबाद के तरफ से जो 16 प्रतिनिधि संविधान सभा में था, वह भी इस संविधान सभा में नहीं बैठता था। तो इसलिए 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के पुनः समवेत होने पर, यानी फिर से पुनर्गठित होने पर,
उसके सदस्यों की कुल संख्या 299 बच गई। यानी ये 299 सदस्य, जो प्रारंभ में 389 सदस्य हुआ करता था, लेकिन देश आज़ादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हो गया था, एक पाकिस्तान दूसरा भारत, तो विभाजित होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उसके कुल सदस्यों की संख्या अब 299 पहुंच गई थी, जिसमें से 232 प्रांतों से था। इसमें 232 प्रांतों से था, 67 रियासतों के प्रतिनिधि था। तो प्रांतों के 232 प्रतिनिधियों में 197 सामान्य था, 197 ये सामान्य जनरल सीट रहा, 4 सिख रहा, 4 सिख सदस्य था और 31 मुस्लिम सदस्य था। जब ये पुनर्गठन हुआ 31 मुस्लिम सदस्य था। तो इस प्रकार संविधान सभा की पुनर्संरचित की गई है और 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान पर अंतिम रूप से 284 प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अंतिम रूप से 284 सदस्य जो है सो संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किया था 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार संविधान तैयार हो गया और जब संविधान तैयार हो गया उसके बाद 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। हम इससे पहले आज़ादी ये संविधान निर्मित होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण समितियों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियां थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जिसमें संघ शक्ति समिति। इस संघ शक्ति समिति में कुल सदस्य संख्या 9 हुआ करती थी और इस संघ शक्ति समिति का सदस्यों की संख्या 9 थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसमें 54 सदस्य हुआ करते थे और इस 54 सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद कार्य संचालन समिति, और कार्य संचालन समिति में 3 सदस्य थे और इस समिति में कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति हुआ करता था और इस प्रांतीय संविधान समिति में सदस्यों की संख्या 25 हुआ करती थी और इस प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। उसी तरह से संघ संविधान समिति था, तो संघ संविधान समिति में भी सदस्यों की संख्या 15 थी और जवाहरलाल नेहरू उस संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करता था। संविधान का प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग यानी संविधान का जो रूपरेखा तैयार करने वाली समिति थी, उसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कहा भी जाता है कि संविधान का निर्माण करने वाला यानी ड्राफ्ट तैयार करने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस संविधान समिति ने संविधान सभा के सलाहकार डॉक्टर B.N. राव द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप की समीक्षा किया गया। यानी जो प्रारूप तैयार हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति में, उस प्रारूप की जो समीक्षा करने वाले लोग थे वह थे डॉक्टर B.N. राव। इसको यह कह सकते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। और उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत सरकार में विधि मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करने के बाद वो एक्टिवेट हुआ और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान के पारित होने के बाद नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध
और कुछ अस्थायी व संक्रमणकारी उपबंध तुरंत उसी दिन से प्रभावी हो गया। बाकी यानी शेष जो अनुच्छेद था या फिर शेष जो संविधान का अन्य भाग था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी को संविधान के प्रारंभ का तिथि माना जाता है। तो इस प्रकार से यानी डेस्टिनी डे, इस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया और विभिन्न सदस्यों के माध्यम से संविधान को तैयार किया गया और उसके लिए कई समितियां बनी, जिस समितियों की चर्चा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आपका आज ये वीडियो संविधान सभा के संदर्भ में कहीं न कहीं बेहतर मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे और देखने के बाद इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर, सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।